जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंगल पांडे डिफेंस एकेडमी में। राज्य दर्शन की श्रृंखला में आज हम मणिपुर को कवर करेंगे। इससे पहले अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम को कवर किया जा चुका है। उम्मीद है कि यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, आपके परीक्षा में बहुत सहायक होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। बस आप इस कंटेंट को क्लियर करते रहिए। तो आज हम पढ़ेंगे मिजोरम को। सबसे पहले हम देखते हैं मिजोरम के इतिहास को। मिजोरम का इतिहास, जब भी हम इतिहास पढ़ें किसी भी राज्य का, तो सबसे पहले उसका एक उपनाम होता है उस राज्य का, है ना, वो देख लेते हैं। जैसे मणिपुर का प्राचीन नाम पूछ देता है, तो मणिपुर का जो प्राचीन नाम है वो है आपका मैत्रबाक या कलैपाक। ठीक है, मणिपुर का प्राचीन नाम क्या है? मैत्रबाक या कलैपाक। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे ज्वेल ऑफ इंडिया कहा है, ये बात याद रखिएगा, अर्थात भारत का आभूषण। तो प्रश्न बन सकता है कि भारत के किस राज्य को भारत का आभूषण कहा जाता है? तो मणिपुर को। वहीं अगर देखेंगे जो पड़ोसी राज्य थे प्राचीन काल में, वो लोग भी मणिपुर को काफी नामों से जानते थे, है ना, अलग अलग नामों से बुलाते थे। जैसे बर्मा के लोग, जो वर्तमान में म्यांमार है, ये लोग इसे कथे कहते थे, कथे। और असम के लोग मणिपुर को मोगली या मिकली कहते थे, है ना, मणिपुर को मोगली या मिकली कहते थे, बात याद रखिएगा। आगे है मणिपुर के राजवंशों का लिखित जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर देखेंगे तो मणिपुर के राजकुमार और वहाँ के सिंहासन का वर्णन मिलता है। लेकिन ये बहुत पुराना है और कहा जाता है कि 33 ईस्वी में पाखंबा के राजाभिषेक के साथ शुरू होता है। मतलब एक राजा हुए, उनका नाम था पाखंगबा। वो राज्य, उनका राज्याभिषेक 33 ईस्वी में हुआ और वहीं से अगर देखेंगे तो मणिपुर राजवंशों का इतिहास आपको मिलता है। और अभी भी आप देखेंगे बोधचंद्र, अभी वहाँ के राजा, अभी एक पार्टी का चुनाव हुआ था तो चुनाव जीते हैं, अभी वो राजवंश चला रहा है। वहीं अगर देखेंगे मणिपुर की स्वतंत्रता 19वीं सदी के अंत तक बनी रही और फिर यह राज्य अंग्रेजों के शासन के अधीन आ गया। मतलब कि यहाँ पर जो यहाँ के राजा थे, शासन करते थे, एक प्रकार से उनकी स्वतंत्रता बनी रहती थी। राजा अपने प्रजा से, प्रजा अपने राजा से प्रेम करती थी। लेकिन उसी में खुराफाती लोग आ गए, और खुराफाती हम किसको कहते हैं? अंग्रेजों को कहते हैं। कहा जाता है कि 1819 से लेकर 1825 तक मणिपुर में, है ना, 1819 से 1825 तक मणिपुर में बर्मा का कब्जा रहा है। यहाँ के बर्मा के जो भी शासक रहे हैं, यहाँ पर शासन किए हैं। और एक और डाटा मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट रखा है, खोंगजोम का युद्ध, ये बात याद रखिएगा, जो 24 अप्रैल 1891 को होता है। तो पहला तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, खोंगजोम का युद्ध कब हुआ है? 24 अप्रैल 1891 को अंग्रेजों और मणिपुरियों के बीच में हुआ है, यानी मणिपुर के जो राजा थे उनके बीच में हुआ है। और कहा जाता है कि यह युद्ध मणिपुर के लोग हार गए और यहाँ पर ब्रिटिश शासन कब्जा कर लिया, ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। और कब तक शासन करते हैं ब्रिटिश वाले? 1974 तक। यानी कि 33वीं शताब्दी में पाखंबा के द्वारा शासन की स्थापना की गई। शासन चलता रहा, फिर बर्मा के लोग आक्रमण कर लिए, कुछ समय तो वो लोग शासन किए। इसके बाद खोंगजोम का युद्ध हुआ, जिसमें मणिपुर के लोगों को अंग्रेजों ने हरा दिया। और फिर 1891 में अंग्रेजों का कब्जा हो गया और 1947 तक रहा। और जब ये अंग्रेज वापस गए तो मणिपुर को आजाद करके गए। तो अंग्रेजों ने भारत को जब छोड़ा तो मणिपुर का राजा बोधचंद्र था, और जब मणिपुर आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय राजा बोधचंद्र था। और भारत के लोगों ने प्रयास किया कि मणिपुर को मिला लिया जाए भारतीय संघ में। तो 21 नवंबर 1949 को एक संधि होती है पंडित नेहरू और राजा बोधचंद्र के बीच में, और 15 अक्टूबर 1949 को इसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। और 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। आप देखोगे तो पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ चीज कॉमन है। जैसे कई ऐसे राज्य हैं जिनका निर्माण 21 जनवरी 1972 को हो रहा है, कई ऐसे राज्य हैं जिनको संघ शासित प्रदेश बनाया जा रहा है 21 जनवरी 1972 को। तो पहले एक स्वतंत्र राज्य बना जब अंग्रेज छोड़ के गए, तो बाद में 21 जनवरी 1949 को एक संधि हुई और 15 अक्टूबर 1949 को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। लेकिन जब संघ में शामिल हुआ तो मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। बाद में 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मणिपुर का भूगोल है ये, थोड़ा सा याद रखिएगा। मणिपुर से कौन कौन राज्य सीमा बनाते हैं? पहला आप देखेंगे तो असम, इसके बाद आप देखेंगे नागालैंड, इसके बाद आप देखेंगे मिजोरम, है ना, और म्यांमार। कौन का भैया? तो असम, नागालैंड,
मिजोरम और म्यांमार, यानी कि 3 राष्ट्रीय सीमा बनाता है और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जो राज्य हैं 3 कौन कौन है? असम है आपका, इसके बाद कौन है? नागालैंड है, इसके बाद कौन है? मिजोरम है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो असम, नागालैंड, मिजोरम 3 राज्य सीमा बनाते हैं और 1 देश है जो दूसरा देश है वो भी सीमा बनाता है, यानी कि 3 राष्ट्रीय सीमा और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण कौन करता है? मणिपुर करता है। आगे चलते हैं। नागा पहाड़ी, पटकोई बुम पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी का विस्तार। देखो लुसाई पहाड़ी अभी अगर आप पढ़ोगे तो हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि लुसाई का विस्तार तो मिजोरम में भी नहीं, यहाँ पर भी है। अब पर्वत तो एक राज्य में होगा नहीं, कई राज्यों में, लेकिन नागा पहाड़ी का विस्तार, पटकोई बुम का पहाड़ी का विस्तार और लुसाई पहाड़ी का विस्तार आपको कहाँ मिलेगा? तो मणिपुर में मिलेगा। वही है मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट टेम्पू, है ना। टेम्पू याद रखिएगा, टेम्पू हमारे यहाँ गाना भी बना था टेम्पू वाला। तो मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट टेम्पू और माउंट टेम्पू जो है नागा पहाड़ी पर स्थित है, यह भी याद रखिएगा। तो नागा पहाड़ी, पटकोई बुम पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी का विस्तार मणिपुर में है, लेकिन मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट टेम्पू है। और माउंट टेम्पू जो है उसकी जो हाइट है वो है 2994 मीटर, 2994 मीटर ये उसकी हाइट है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, फिर पूछेगा कि माउंट टेम्पू किस श्रेणी पर है? तो नागा पहाड़ी पर, याद रखिएगा। अगला इंफाल घाटी और कबाब घाटी, है ना। जैसे पूछ लेता है घाटी कि कौन सी घाटी किस राज्य में है, तो इंफाल घाटी और कबाब घाटी जो आपको मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? मणिपुर में मिलेगी, बात को याद रखिएगा। अगला है लीमाराम जलप्रपात, साडू चीरू जलप्रपात, नागलोई जलप्रपात, ये आपको कहाँ मिलेगा? मणिपुर में। तो लीमाराम, साडू चीरू जलप्रपात, नागलोई जलप्रपात, है ना, ये कहाँ मिलेगा आपको? तो मणिपुर में मिलेगा। एक बार फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं। नागा पहाड़ी का विस्तार, पटकोई बुम पहाड़ी का विस्तार, लुसाई पहाड़ी का विस्तार मणिपुर में है। मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए? माउंट टेम्पू। माउंट टेम्पू की लंबाई 2994 मीटर, किस पहाड़ी पर है? नागा पहाड़ी पर। कबाब घाटी, इंफाल घाटी का विस्तार किस राज्य में है? तो मणिपुर में है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद लीमाराम जलप्रपात, कामा साडू चीरू जलप्रपात, कामा नागलोई जलप्रपात, ये भी कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। मणिपुर में प्रवाहित होने वाली नदियां, मणिपुर में प्रवाहित होने वाली नदियां याद रखिएगा। नदियों से काफी प्रश्न बन जाता है। कई नदियां, पहला बराक नदी, इंफाल नदी, ईरिल नदी, लोन नदी इत्यादि। अब यहां पर विस्तृत रूप से हम थोड़ा कवर कर देते हैं। बराक नदी की लंबाई एक्चुअली में 564 मीटर है और इसका जो उद्गम है मणिपुर में है। और कहा जाता है कि पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो बराक नदी। देखो पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ तो ब्रह्मपुत्र भी होगा, नहीं, गरीबी नहीं प्रदर्शित करना है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील है और वो तिब्बत से होकर फिर आती है अरुणाचल, फिर इसके बाद जाती है असम, तब घूमते हुए वो जाती है, तो उससे लेना देना नहीं है। इसका विस्तार ही जो बराक है इसका उद्गम ही मणिपुर में है। तो पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी नदी और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? बराक। इसके बाद जीरी नदी, जटिंगा, लारंग नदी, सोनई नदी, शिंगला नदी बराक की सहायक नदियां हैं। तो पूछ देगा कभी कभी, इतना तो डीपली नहीं पूछना चाहिए कि बराक नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है। जीरी, जटिंगा, लारंग, सोनई, शिंगला नदी, ये किसकी सहायक नदियां हैं बेटा? तो बराक नदी की सहायक नदियां हैं। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक कई बार आपको परीक्षा मिला भी होगा। तिपाई मुख बांध परियोजना बराक नदी पर है। इस बांध को लेकर 2 देशों में विवाद है, भारत और बांग्लादेश में। तो पूछ देगा किस बांध को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है? तो तिपाई मुख परियोजना को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। और कहा जाता है कि तिपाई मुख बांध किस, पूछ लेता है कि किस नदी पर है? तो बराक नदी पर है। तो याद रखिएगा, बराक नदी, इंफाल नदी, ईरिल नदी, लोने नदी, ये प्रमुख नदियां हैं। बराक नदी की लंबाई 564 मीटर है, किलोमीटर है और ये उद्गम इसका मणिपुर में है। ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी नदी है और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। जीरी नदी, जटिंगा, लारंग, सोनई, शिंगला, ये बराक नदी की सहायक नदियां हैं। तिपाई मुख बांध बराक नदी पर है। इस बांध को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद है। आगे देखते हैं, यहां पर और देखिएगा खुंगा बांध, ये काफी इंपॉर्टेंट बांध है। खुंगा बांध है ना, इंफाल नदी पर है। खोपुम बांध ये माचेंगू डुई नदी पर है ना। 2 बांध का याद रखिएगा, एक खुंगा बांध और एक खोपुम बांध आपका माचेंग डुई नदी पर है। एक है मैपीथेल बांध, ये भी कई बार हम परीक्षा में देखे हैं। ये थौलम नदी पर है, बात याद रखिएगा, थौलम नदी पर है और कहा जाता है कि ये मणिपुर का सबसे प्रमुख बांध है। तो मैपीथेल बांध भी कहाँ मिलेगा? थौलम नदी पर मिलेगा। मणिपुर का एक प्रमुख बांध है, याद रखिएगा। मणिपुर में एक दर्रा भी है, उसका नाम है तुजू दर्रा। कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि मणिपुर के प्रमुख दर्रे का नाम बताइए,
है ना। मणिपुर के प्रमुख दर्रे का नाम बताइए, तो तुजु दर्रा मणिपुर में है, ये बात याद रखिएगा। और तुजु दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। ये अपने दिमाग में ये भी बैठा लीजिएगा कि तुजु दर्रा मणिपुर में, आराम से सीखना, एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रेस थोड़ा लेना है। और मैं कह रहा हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है परीक्षा में, वो दिमाग मत लगाना, ठीक है कि नहीं, फालतूगिरी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पर पूछ लेता है कि भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा का नाम तुजु दर्रा, मणिपुर में कौन दर्रा है, तुजु दर्रा। इसके बाद मैपी थेल बांध थोलम नदी पर है, ये मणिपुर का सबसे प्रमुख बांध है। खुंगा बांध इम्फाल नदी पर है। खोपुम बांध ये माचिंग डुई नदी पर है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं मणिपुर की झीलें। मणिपुर में काफी झील आपको मिलेगी और इंपॉर्टेंट झील मिलेगी। एक तो सनीदेवल वाली झील मिल जाएगी, अर्थात लोकटक झील मिल जाएगी। दूसरा लौसी झील मिल जाएगी, जेलड़ झील मिल जाएगी, लड़ है ना, अजोवा झील मिल जाएगी और इत्यादि। तो लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में। लौसी झील कहां पर है, मणिपुर में। जेलड़ झील कहां पर है, मणिपुर में। अजोवा झील कहां पर है, मणिपुर में। मेन जो झील है लोकटक झील, यह झील अपने सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे अभी हम आपको फिगर दिखाएंगे, तो जो इसकी सतह है उस पर मिट्टी तैरती रहती है, मतलब मिट्टी के अवसाद और वनस्पतियां तैरती रहती है, वो उससे एक द्वीप, छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण हो जाता है। इनको हम कुंदी कहते हैं। कई लोगों से पूछो कि कुंदी क्या है तो नहीं बता पाएंगे ना, गरीबी उनके पास होती है, तो बता लेना आप, तुमको याद हो जाए तो, कि कुंदी किसे कहते हैं। तो लोकटक झील के सतह पर जो वनस्पतियां और मिट्टी से बने द्वीप होते हैं उन्हें कुंदी कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो इसी कुंदी अर्थात इसी द्वीप पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी, जिसको कहते हैं कि बड़ा चर्चित राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कुंदी पर है। और कुंदी क्या है आपको पता हो गया है, एक द्वीप है। और ये कहां पर है, लोकटक झील पर है। और लोकटक झील कहां पर है बेटा, तो मणिपुर में, बात को याद रखिएगा। अगर वहीं देखा जाए तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी कौन सी है, लोकटक झील। झील आपको स्वाद के अनुसार दो प्रकार की होती हैं, मीठे पानी की, खारे पानी की, है ना। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है, पूर्वोत्तर भारत की, लोकटक झील। अब यहां पर मैं आपको चित्र दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। आप यहां पर देखेंगे तो मिट्टियों के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा, है ना, कुंदी का निर्माण हो रहा है, छोटे छोटे द्वीप का हो रहा है। इधर भी वैसा ही है, इधर भी वैसा ही है। और ऐसे ही द्वीपों पर ना बेटा, वहां पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। तो हम लोग कहते हैं, अब लोगों जैसे कई लोगों से कहा जाता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता नहीं है वो, एक्चुअली पानी के बीच में एक छोटा सा द्वीप बना है ना, और जिसको हम कुंदी कहते हैं, और उस पर द्वीप बना है। तो वो जो कुंदी पर राष्ट्रीय उद्यान बना है, इसलिए उसको पानी को बीचों बीच है तो कह दिया जाता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नहीं तो तैरता का तो पता चलेगा, आज मणिपुर में तो कल नागालैंड में चला जाएगा तैरता। तो खैर वो अस्थाई ही है, लेकिन पानी से घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा, लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है, मणिपुर में लोकटक झील पर है। और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल यहां पर देखिए, हमने उस चीज को कवर किया है। केबुल राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, खोंग जिंगवा चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मणिपुर, जिलाद झील अभ्यारण्य मणिपुर, बनिंग वन्यजीव अभ्यारण्य मणिपुर, जीरी मकरू वन्यजीव अभ्यारण्य मणिपुर। तो जीरी मकरू, तो नाम बड़ा खतरनाक है ससुरा का। जीरी मकरू कहां पर है, मणिपुर में है। बनिंग कहां पर है, मणिपुर में है। जिलाद कहां पर है, मणिपुर में है। खोंग जिंगबा कहां पर है, मणिपुर में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहां है, मणिपुर में है। केबुल राष्ट्रीय उद्यान कहां है, मणिपुर में है। केबुल मणिपुर, सिरोही मणिपुर, खोंग जिंगबा चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मणिपुर, जिलाद झील अभ्यारण्य मणिपुर, बनिंग वन्यजीव अभ्यारण्य मणिपुर, जीरी मकरू वन्यजीव अभ्यारण्य मणिपुर। विश्वास मानिए, इससे ज्यादा एग्जामिनर का दिमाग काम नहीं करेगा। काम करेगा तो समझ लो कि मैं बीबी झगड़ा करके आया ससुरा, तब उसका काम कर रहा है। आगे, मणिपुर की प्रमुख जनजातियां। मणिपुर की प्रमुख जनजातियां, यहां पर अगर देखा जाए तो कुल मिला के 33 प्रमुख जनजातियां होती है बेटा, लेकिन 33 को याद करने में हमको लगा कि जीवन का अंत हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। पहले अगर बात करेंगे कुकी जनजाति, कुकी जनजाति मणिपुर में, पौमाई जनजाति मणिपुर में, मैतई जनजाति, अभी विवाद का एक कारण बनी है जनजाति। आप देखेंगे इसी के कारण आरक्षण को लेकर जो विवाद हो रहा है, तो मणिपुर जल रहा है। अभी रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, तो अभी अमित शाह जी दौरे पर गए हैं और वहाँ के लोगों से बात विमर्श कर रहे हैं। अब देखिए क्या परिणाम होता है। तो यहाँ पर 33 जनजातियाँ हैं, लेकिन जिनमें कुछ प्रमुख हैं उसको मैंने कवर कर दिया है। जैसे कुकी जनजाति, एक परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि कुकी जनजाति कहाँ पर है, मणिपुर में है। पौमई जनजाति कहाँ पर है, मणिपुर में है। मैतेई जनजाति कहाँ पर है, मणिपुर में है। वहीं आगे देखेंगे कबुई जनजाति, नागा जनजाति की एक उप जनजाति। जैसे कुछ जनजातियाँ उप जनजाति में भी आती हैं, जैसे प्रमुख एक होती हैं गौड़ या उप होती हैं।
तो जो कबुई जनजाति है वो नागा जनजाति की उप जनजाति है, लेकिन वो मणिपुर में ही होगी, ये बात याद रखना, ये मणिपुर में ही होगी, याद रखना। एक है हमार जनजाति, हमार त्योहार वाला हमार ना, इसका नाम ही हमार। हमार जनजाति ये मिजो की उप जनजाति है और मणिपुर में निवास करती है। तो कबुई नागा की उप जनजाति मणिपुर में, हमार जनजाति ये मिजो की उप जनजाति है और ये भी मणिपुर में निवास करती है। एक है मराम जनजाति, ये मणिपुर की नागा जनजाति है, मतलब मराम जनजाति भी एक प्रकार की मणिपुर की नागा जनजाति है, मणिपुर में निवास करती है। आगे देखते हैं बेटा, मणिपुर के नृत्य। मणिपुर के 2 नृत्य होंगे जब भी आप पढ़ेंगे, तो कुछ राज्यों में आपको 2 नृत्य पढ़ना होगा, ठीक है, कुछ राज्यों में आपको 2 नृत्य पढ़ना होगा। जैसे पहला एक होगा शास्त्रीय नृत्य, जिसका वर्णन शास्त्रों में हो। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8, कहीं कहीं 9 दिया होता है क्योंकि छऊ को भी शामिल कर लिया जाता है। और एक होता है लोक नृत्य, ठीक है। तो पहले हम शास्त्रीय नृत्य देखेंगे। तो यहाँ का जो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है मणिपुरी। क्वेश्चन उसके राज्य के नाम पर ही बन जाएगा कि मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुर का। इसके कुछ कलाकारों का नाम मैंने लिख लिया है, कलाकारों से भी प्रश्न आ लेता है कि गुरु विपिन सिंह का संबंध किससे है, मणिपुरी नृत्य से। झावेरी बहनें जैसे नैना सुवर्णा आप नाम सुने होंगे। चारू माथुर का संबंध किससे है, मणिपुर से। सोनारिका सिंह का संबंध किससे है, मणिपुर से। गोपाल सिंह का संबंध किससे है, मणिपुरी से। तो मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर की। गुरु विपिन सिंह का संबंध मणिपुर। झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी से। चारू माथुर का संबंध मणिपुरी से। सोनारिका सिंह का संबंध मणिपुरी से। गोपाल सिंह का संबंध मणिपुर से। और अन्य प्रमुख कलाकार भी हैं जो हैं, है ना, आप उसको देखते रहिएगा। अगला है, यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है ना, और जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का वर्णन है। राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का वर्णन है, बात याद रखिएगा। और हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है, यह भी याद रखिएगा, है ना। तो अगर पूछेगा यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है जिनमें राधा और कृष्ण प्रेम प्रसंगों का वर्णन है। आगे देख लेते हैं प्रमुख लोक नृत्य मणिपुर के। लाई हरीवा नृत्य, चेलोम नृत्य, माई नृत्य, खंभा नृत्य, नूपा नृत्य, रास नृत्य काफी इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। तो लाई हरीवा कहाँ का है, मणिपुर का। चेलोम नृत्य कहाँ का है, मणिपुरी का। माई नृत्य कहाँ का है, मणिपुर का। खंभा नृत्य कहाँ का है, मणिपुर का। नूपा नृत्य कहाँ का है, मणिपुर का। रास नृत्य कहाँ का है, मणिपुर का। तो याद रखना बेटा, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप निश्चिंत रहो, अगर पढ़ लिए क्लास तो बिल्कुल निश्चिंत रहना कि मणिपुरी से नृत्य से इससे ज्यादा प्रश्न पूछ लेगा। आगे देखते हैं मणिपुर में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार, प्रमुख उत्सव और त्यौहार देख लेते हैं। पहला काफी इंपॉर्टेंट है, लाई हरोबा त्यौहार, कूट त्यौहार, हिकरू त्यौहार, शंगाई उत्सव, योसांग उत्सव, चारी ओबा महोत्सव, कचाई लेमन महोत्सव, सिरुई लीली महोत्सव, गंग नंगाई उत्सव, इमोइनु इरतपा महोत्सव। ये अभी हाल ही में 5 जनवरी को मनाया गया है मणिपुरी में। तो यहाँ पर कुछ मैंने फैक्ट्स रखा है, वैसे आप इनको पूरे को याद रखना तब तो बढ़िया रहेगा। लाई हरीबा कई बार पूछा है, कूट त्यौहार, हिकरू त्यौहार, संगाई उत्सव, लोसांग चारियोबा, कचाई लेमन। ये कचाई लेमन तो करंट अफेयर में पूछ लेता है कि कचाई लेमन हाल ही में किस राज्य में मनाया गया। सिरुई लीली महोत्सव, गंग नगाई उत्सव, इमोइनु महोत्सव, ये सभी मणिपुर में मनाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स मैंने रखा, जैसे सिरुई लीली महोत्सव मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा मनाया जाता है, बात याद रखना, ठीक है। किसके द्वारा मनाया जाता है, मणिपुर पर्यटन विभाग के द्वारा। योसांग महोत्सव मणिपुर का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो यह भी प्रश्न बन सकता है, मणिपुर का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है, योसांग। इसके बाद बेटा है संगाई उत्सव। ये संगाई उत्सव की अगर बात करेंगे तो ये प्रत्येक साल 21 से 30 नवंबर के बीच मनाया जाता है मणिपुर में। तो सिरुलिली महोत्सव मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा, योसांग उत्सव मणिपुर का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार, और संगाई उत्सव मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा 21 से 30 नवंबर के बीच मनाया जाता है। फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं, लाई हरीबा, कूट त्यौहार, हिकरू त्यौहार, संगाई उत्सव, योसांग उत्सव, चारियोबा महोत्सव, कचाई लेमन महोत्सव, सिरुलिली महोत्सव, गंग नगाई, इमोयुन। सिरुलिली मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा मनाया जाता है, वहीं योसांग उत्सव मणिपुर के का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। संगाई उत्सव मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, 21 से 30 नवंबर के बीच में। आगे देखते हैं बेटा, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कुछ ये जैसे कचाई लेमन महोत्सव का कुछ मैंने चित्र रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं ना, मणिपुर के धार्मिक स्थल एवं पर्यटक स्थल, है ना, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, कई राज्यों में आपको धार्मिक स्थल मिलेंगे। श्री गोविंद जी मंदिर इम्फाल में है मणिपुर में, कैना मंदिर, कांचीपुरम का राधा मंदिर, रमन मंदिर, राधा रमन मंदिर, हियांगथांग लैरम्बी मंदिर आदि प्रमुख है। तो अगर पूछेगा गोविंद जी मंदिर कहाँ पर है, मणिपुर में। कैना मंदिर कहाँ पर है, मणिपुर में। कांचीपुरम का राधा रमन मंदिर कहाँ पर है, मणिपुर में। हियांगथांग लैरम्बी मंदिर कहाँ पर है, मणिपुर में। यहाँ पर प्रमुख पर्यटक स्थल देख लेते हैं,
है ना। ये तो आपका एक प्रकार से धार्मिक स्थल हो गया। ये पर्यटक स्थल देख लेते हैं, ईमा कैथल, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा महिला बाजार ईमा कैथल, ये मणिपुर में ही है, ठीक है, मणिपुर में ही है। तो ईमा कैथल को याद रखिएगा, जो एशिया की सबसे बड़ी महिला बाजार है लगती है, वो मणिपुर में है। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय थैलब शहर, चंदेल शहर, ये भी सब आपको कहाँ मिलेंगे, तो मणिपुर में मिलेंगे। तो मंदिर में कौन कौन है, गोविंद जी मंदिर, कैना मंदिर, कांचीपुरम का राधा रमन मंदिर, इसके बाद हियांगथांग लैरम्बी मंदिर। प्रमुख पर्यटक स्थल में कौन है, ईमा कैथल, एशिया का सबसे बड़ा महिला बाजार, आजाद हिंद फौज का मुख्यालय थौलब शहर और चंदेल शहर। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि मणिपुर में लोकसभा की संख्या कितनी होती है। तो मणिपुर में लोकसभा की संख्या 1, राज्यसभा की संख्या 1, विधानसभा की 60, क्योंकि यहाँ पर एक सदनी विधानसभा है। प्रथम मुख्यमंत्री का नाम है मेरेम्बम कोइरेंग सिंह, प्रथम राज्यपाल का नाम है ब्रज कुमार नेहरू, मणिपुर की राजभाषा मणिपुरी है और राजकीय पशु है शंगाई, और शंगाई का वैज्ञानिक नाम है शेवर्शु एल्दी। क्या नाम है, शेबुर्श एल्दी। तो फिर से याद रखिएगा बेटा, लोकसभा की संख्या 1, राज्यसभा की संख्या 1, विधानसभा की संख्या 60, और यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम है मेरेम्बम कोइरेंग सिंह, प्रथम राज्यपाल ब्रज कुमार नेहरू, राजभाषा मणिपुरी और राजकीय पशु का नाम क्या है, शंगाई। ठीक है, तो मित्रों उम्मीद है कि आपको ये मेरी सीरीज श्रृंखला बड़े कारगर साबित हो रही होगी, और बिल्कुल होगी। देखिएगा, अगर जो लोग कवर कर लेते हैं उनके जीवन में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमृत पी लियो जीएस का, एक प्रकार से उनका 60-70% जीएस क्लियर हो गया, और वो जीएस क्लियर हो गया जो किसी का नहीं होता। तो अपने मित्रों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने स्टूडेंट ग्रुप में चैनल को शेयर करते रहिए, ताकि व्यू बढ़ता रहे, लोग भी जुड़ते रहें, है ना, तब मजा आएगा पढ़ने में। और भगवान का दिया नॉलेज बहुत कुछ है बेटा, लेकिन पढ़ने वालों की कमी है। तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।